समधन जी, अब मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। समधन जी, आपको कुछ न कुछ तो निपटारा करना ही होगा। मैं इस तरह अपनी बेटी को इस घर में परेशान होते हुए नहीं देख सकता। मलय रामवती के आगे हाथ जोड़कर बोले, भाई साहब, लेकिन इससे पहले तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। रामवती थोड़ा उग्र होकर बोली, समधन जी, बहुत सी शिकायतें ऐसी थीं जो कभी कही ही नहीं गईं, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाया। मेरी बेटी कितनी परेशान होकर इस कमरे में अपना समय काट रही है, जो कि बरसात में चारों तरफ से टपकता है। आप खुद देखिए कि उसका बिस्तर कितना गीला है, लेकिन ये सब देखकर भी आपको कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। मलय काफी परेशान होकर बोले, जबकि आपके और दोनों बेटों ने आलीशान मकान बनवा लिया है और फिर भी यहाँ उन दोनों ने अपने कमरों में कोई सामान भी नहीं रखा है, सिर्फ ताला डालकर रखा हुआ है। और मेरी बेटी पुराने कमरे में रह रही है, जो कि बरसात में टपकता भी है। अब आखिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जब वो लोग खुद ताला डालकर चाबी अपने साथ ले गए हैं। रामवती जानबूझकर बेपरवाह होकर बोली, पापा आप प्लीज चुप रहिए। पूजा और सिबेश बोल पड़े, तुम लोग चुप रहो, आज मुझको बात करने दो। समधन जी, आप ही की सह पर ही वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मोटी रकम कमाते हैं और उनकी पत्नियां भी मायके से खूब भर भर कर दहेज लेकर आई हैं। जबकि मेरी बेटी को आपने जबरदस्ती अपने सीधे साधे बेटे सिवेश के साथ ब्याह लिया, और वो भी सौतेला। हम लोगों को जब तक वास्तविकता पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने समधी जी से कहकर जबरदस्ती उसको सर्राफे सोना चांदी की दुकान से हटाकर परचून की दुकान पर बिठा दिया। बेचारा अपनी सिधाई के कारण आप लोगों का विरोध भी नहीं कर पाया और न ही पूजा को करने दिया, जबकि आपके दोनों छोटे बेटे उसी दुकान पर बैठते हैं। शायद मेरी बेटी का यही दोष है कि उसने मुझ जैसे मध्यम वर्गीय पिता के घर जन्म लिया। उसका पति और मायका दोनों ही कमजोर हैं, शायद इसीलिए उस पर आप अपनी जातियां करती हैं। मलय बोलते बोलते हाँफने लगे, आज तक मैं आपकी हर जातियों को यही सोचकर सहता रहा कि चलो बेटी अपनी ससुराल में चैन की 2 रोटी तो खा रही है, लेकिन आज मैं अचानक उससे मिलने आया और झमाझम बारिश होने लगी और उसका कमरा चारों तरफ से टपकने लगा। तब तो मुझको सचमुच आपके भेदभाव पूर्ण व्यवहार पर बहुत धक्का लगा कि एक माँ कैसे अपने बच्चों के बीच भेदभाव कर सकती है। भले सौतेला ही सही, लेकिन कहता तो आपको माँ ही है। भाई साहब, आप हमारे घर के मामले में ना ही बोले तभी अच्छा है। हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। रामवती धमकाते हुए बोली, समधन जी, धमकी तो मुझको मत ही दीजिए, क्योंकि धमकी देना मुझको भी आता है। अगर आप सीधे साधे मेरी बेटी के साथ न्याय नहीं करेंगी तो फिर मुझको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बाप चाहे जितना भी कमजोर हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता है। और फिर आप मुझको दोष मत दीजिएगा। अब तो मलय क्रोधित हो उठे और मेज पर मुक्का मारते हुए बोले, रामा, मैंने तो कई बार तुमसे कहा कि बड़ी बहू को सचमुच एक छोटे से कमरे में 2-2 बच्चों के साथ कितनी दिक्कत होती होगी, और तुमने हर बार मेरा मुंह बंद कर दिया। लेकिन समधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंटी और देवू का कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है और उसमें तुमने जबरदस्ती ताला डाल रखा है। अब तो नागेंद्र अपनी पत्नी से चिढ़ते हुए बोले, आप तो जी चुप ही रहो, आप भी समधी जी की बातों में आने लगे। रामावती चिड़चिड़ाते हुए बोली, रामा, अब तक तो तुम सारे फैसले मुझसे जबरदस्ती करवाती रही, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने बड़े बेटे बहू के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांटूंगा। सिवेश तुम्हारा सौतेला बेटा है, लेकिन मेरा नहीं। नागेंद्र अडिग फैसला लेते हुए बोले और उन्होंने तुरंत वकील को बुलाया। रामावती तो बहुत ही ज्यादा किनमिनाई, लेकिन नागेंद्र आज बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं हुए और अपनी जायदाद के वहीं पर मलय के सामने बैठे बैठे 3 हिस्से कर दिए। पूजा और सिबेश को भी उनका हिस्सा सौंप दिया और आज सचमुच मलय के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान तैर गई, क्योंकि उनकी बेटी को भी सम्मान से जीवन व्यतीत करने का हक मिल गया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।